हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कामयाबी आपको नहीं ढूंढती, आपको अपने कदम बाहर रखने पड़ते हैं और कामयाबी को पाना पड़ता है। इट मीन्स कि सक्सेस डज नॉट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। इसी के साथ हम अपनी रिवीजन सीरीज का वीडियो 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम यूनिट 1 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका बेसिक मीनिंग आपको जो समझना चाहिए वो है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? जितने भी थिंग्स आप इनपुट करते हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, लेबर है, वो होती है आपकी कॉस्ट। ऑलराइट, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्ट निकालने का तरीका, कॉल्ड कॉस्टिंग। द प्रोसेस टू एस्टिमेट द कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। ठीक है, अब इसके मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो कि है आपका व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या? बच्चे सिंपल सी लैंग्वेज में देख लो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस और द आर्ट। ठीक है, आप इसमें आर्ट एंड साइंस लिख सकते हो या फिर आप प्रोसेस लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किसका? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का, एनालाइजिंग का। ये किसका समराइज करता है, किसकी रिकॉर्ड करता है? कॉस्ट की। ये कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, उसको क्लासिफाई करता है, उसको समराइज करता है। ठीक है, और ये हम करते क्यों है? जिससे कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो किसी भी प्रोडक्ट की, नॉट कंपनी। याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट इसमें रिड्यूस करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस and is the process of recording, classifying, summarizing and analyzing cost of the business which helps to reduce the cost of the product. ठीक है, ये आपका होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? इसमें दिख रहा है हमको कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये क्या होता है भाई? कॉस्ट अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑडिट इंक्लूड होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द वाइडर मीनिंग एज कंपेयर टू द टर्म कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, कॉस्टिंग आता है, कॉस्ट आता है एंड कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिपोर्टिंग, इसमें सब कुछ आता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब आते हैं कॉस्ट के क्लासिफिकेशन पे। सबसे इजी पार्ट है, इसको याद करने का तरीका मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपने दिमाग में आप ऑर्गेनाइजेशन ले आइए या फिर आप कोई सी भी कंपनी ले आइए। बेसिक थिंग, एलिमेंट पता है आपको, एलिमेंट पढ़ते आ रहे होंगे भाई। कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट हो गई, सर्विस हो गई, लेबर, ये आपको पता है। ठीक है, बट एक चीज बताओ, लेबर आपका वेरिएबल है या फिर फिक्स्ड है? सर वेरिएबल है। कैसे? अब सेकंड पॉइंट आता है वेरिएबिलिटी के बीच में। ठीक है, एलिमेंट, मटेरियल कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। दूसरा वेरिएबल, वेरिएबल में क्या आता है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। ठीक है, ये आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब हम सबको पता है जब भी हम कुछ चीज स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। उसी के बेस पर, प्लानिंग के बेस पर दो कॉस्ट होती हैं, बजट कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का कोई ना कोई फंक्शन जरूर होगा। जितने फंक्शन आपके दिमाग में आ रहे हैं वही सारे फंक्शन आपके क्लासिफिकेशन होता है कॉस्ट का। सर कैसे? प्रोडक्ट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, R&D कॉस्ट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, अभी कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सर हम कौन सी कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते? फ्लड, ठीक है, कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई, आग लग गई, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे होता है आपकी दो कॉस्ट। कौन कौन सी सर? कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नॉर्मलिटी। सर नॉर्मलिटी के अंदर कौन कौन सी होंगी? बच्चे इसके अंदर दो होंगी, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, अभी कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट होती हैं और इनडायरेक्ट होती हैं, ये बात बेसिक थिंग सबको पता है। ये दोनों भी कॉस्ट किसकी क्लासिफिकेशन है? ट्रेसेबिलिटी की। ट्रेसेबिलिटी के बेस पर हम दो कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं जो होती है आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम के बेसिस पर। सर टाइम के बेसिस पर कैसे? टाइम के बेसिस पर आपकी दो कॉस्ट होती हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ठीक है, अब लास्ट आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका मैनेजमेंट होता है
हाँ जी सर होता है। तो उसके बेसिस पर आपकी कुछ कॉस्ट क्लासीफाई हैं, वो कौन कौन सी हैं? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इम्प्लाइज्ड कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। ये सब आपके मैनेजमेंट डिसीजन के बेसिस पर क्लासीफाई हैं, ठीक है। इस स्लाइड को आप एक बार दो बार रीड करोगे, आपको ये अपने आप याद हो जाएंगी। आपको बस इसके जो बेसिस हैं वो याद रख लो, अंदर का आपको अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। लाइक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कंट्रोलेबल के अंदर क्या क्या होगा, बस अब इसको 2-3 बार रीड कर लो, आपको आ जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। अब हम ये कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते क्यों हैं? इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। हाँ जी पक्का है, तो बताइए सर, वो बताइए। चलो बताते हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है ये? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद ये प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि वो एनालाइज करता है, रिपोर्ट करता है, क्लासिफाई करता है। उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि भाई हम प्राइस अच्छी तरह फिक्स कर पाएंगे अगर हमको कॉस्ट पता होगी किसी भी प्रोडक्ट की। मैं प्रोडक्ट बार बार बोल रहा हूं, मैं कंपनी नहीं बोल रहा, ठीक है। प्रोडक्ट अपने दिमाग में लाना है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करता है, ना कि ओवरऑल कॉस्ट कम करता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। भाई हमको कॉस्ट पता होगी तो ये फ्यूचर प्लान में हेल्प करेगा। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज कम करेगा, या फिर तुम इसकी जगह ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लिख सकते हो। उसके बाद रिवॉर्ड ऑफ इफिशिएंसी। अगर हमको कॉस्ट पता होगी किसी लेबर की कि भाई वो इतना काम कर रहा है और हम इसको इतने पैसे दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिवॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। फ्रॉड से बचाता है और ये प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ जी सर, अब हमको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब इसका स्कोप क्या है, हम ये क्यों करते हैं भाई, इसका ये कहां कहां काम करता है। इसकी जो मैंने डेफिनेशन में बताया था, रिपोर्टिंग, डिटर्मिनेशन, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, यही आपके स्कोप हैं, ठीक है। ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको आप अपना पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, तो ये आपके स्कोप हैं, ठीक है। अब आता है कि भाई नेक्स्ट चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम कैसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। कैसी कैसी होनी चाहिए भाई? वो बिजनेस के लिए सुटेबल हो, वो सिंपल हो, वो फ्लेक्सिबल हो, वो इकोनॉमिकल हो, मतलब कि उसमें ज्यादा पैसा खर्च ना हो, ठीक है। वो कंपेरेबिलिटी उसमें हो, मतलब कि हम पहले कॉस्ट सिस्टम यूज करते थे उससे हम इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंटेबल हो, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी खोज पौज सी हो रही है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग ना हो, अगर सिंपल होगी तो ये प्रेजेंटेबल अपने आप होगी, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्मिटी हो, ये अडॉप्टेबल हो, मतलब कि कुछ कॉस्ट ऐसी हो भाई इसमें हम इजीली अडॉप्ट कर सकें, बस इसमें हमको थोड़े बहुत चेंज लाने पड़े, ठीक है। जैसे मिनिमम चेंज इन एग्जिस्टिंग सेटअप। अडॉप्टेबल कब होगा? जब हम अपना जो पहले सेटअप था उसमें हम कम से कम चेंज लाना चाहें, तभी वो एडॉप्टेबल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन समझने के लिए आपको कुछ नहीं समझना, बस इसको रीड कर लो एक बार, ठीक है। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? मैंने ऊपर बताया था भैया इकोनॉमिकल होनी चाहिए, राइट। बट क्या इकोनॉमिकल होती है? कि सर हमें नहीं पता, ये इकोनॉमिकल नहीं होती, ठीक है। ये कॉस्टली होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, इन्वॉल्व मैनी फॉर्म्स एंड स्टेटमेंट, जिससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है। जिससे आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मैंने बोला था कि आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी बोला, इससे उल्टा कर दो सर, ये कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, ठीक है। ये सभी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये कॉस्टली होता है, तो ये कॉस्टली है तो ये छोटी इंडस्ट्री पे काम करेगा क्या? इसको छोटी इंडस्ट्री अडॉप्ट कर पाएगी? सो आंसर इज नो, ठीक है। ये छोटी इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करता, ये आपकी बस बड़ी इंडस्ट्री पे काम करता है, ठीक है सर। उसके बाद आता है कि भाई ये एस्टिमेशन के ऊपर काम करता है, जो हमने एस्टिमेट कर लिया उसके ऊपर ही काम करता है, ठीक है। ये आपके लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन ज्यादा पूछते नहीं है, आएगी तो मैं बता दूंगा कि कैसे पेज भरने हैं, फिर कैसे लिखना है, ठीक है। अब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आ जाती है, जो है आपकी मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। इसमें मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखा है आपको समझाने के लिए, वो बताऊंगा मैंने क्यों बना रखा है। सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, इसके सबसे पहले 9 मेथड्स हैं। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, बैच, प्रोसेस, यूनिट, सर्विस, मल्टीपल एंड कॉस्ट प्लस एंड फार्म कॉस्टिंग, ठीक है।
जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने किसी को हायर किया है, क्यों? क्योंकि मुझे बिल्डिंग बनवानी है। क्या बनवानी है? बिल्डिंग। सो मैंने उसे क्या बोला किसी बिल्डर को कि भाई मुझे बिल्डिंग बनवानी है, आप इसकी कॉस्ट बता दो कितनी आएगी। तो उसने पूरा लेआउट बना कर दे दिया, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मतलब कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ कि भाई मुझे बिल्डिंग बनवानी है, उसमें पैसे कितना लगेगा, तो उसने अपने एस्टिमेशन से इतना बता दे कि सर इसमें इतने लाख या फिर इतने करोड़ रुपया लगेगा। वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। भैया बिल्डर अपना अकेले काम तो करेगा नहीं, तो वो 3-4 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर से मीट करता है और उनको बताता है कि हमको अब यहां पे जाना है, ठीक है। ऑन द सेम वे छोटे कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे लेबर्स को लाते हैं अपने अपने फील्ड में, ठीक है। तो जो वो लेबर होते हैं, जो उनकी कॉस्ट होती है वो होती है आपकी जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो होती है। जॉब कॉस्टिंग मतलब कि एक स्पेसिफिक फील्ड की जो कॉस्टिंग होती है लेबर की या फिर एम्प्लॉय की, वो होती है आपकी जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। अब देन बैच कॉस्टिंग, देखो अब बैच कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग सिमिलर है बट थोड़ी सी अलग है। बैच कॉस्टिंग के अंदर होमोजीनियस गुड्स होते हैं जिसमें हम एक बैच बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक पेन का भी प्रोड्यूस नहीं करते, हम एक तरीके के बहुत सारे लाखों पेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उनका एक बैच बना होता है पेन्स का। ये पेन की इंडस्ट्री में या फिर हम कोई बैच कॉस्टिंग है, जो होमोजीनियस गुड्स बनाते हैं, बिस्किट हो गया, हम अब एक बिस्किट का तो कॉस्ट बताएंगे नहीं, उसका एक बैच बनता है 10 पैकेट्स का, तो वो बैच कॉस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। KPMG तुम कह सकते हो, ठीक है। और देन प्रोसेस कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उसमें अपना आप कार तो एक प्रोसेस में कार तो बनती नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और कंपनी को हर एक प्रोसेस की एस्टिमेट कॉस्ट चाहिए होती है जिससे कि वो अपनी कॉस्ट कम कर सके, तो वो होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग मतलब कि तुम केले का बट्टा दिमाग में ले आओ, उसमें हम एक ब्रिक्स की कॉस्ट हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। सब वो होती है यूनिट वाइज कॉस्टिंग जिसके हम निकाल सकें, वो होती है आपकी यूनिट कॉस्टिंग। सर्विस के बेस पर जो कॉस्टिंग होती है बेसिकली प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो वो अपना फी चार्ज करते हैं, वो होती है आपकी सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। लॉयर हो गई, वो आपकी सर्विस कॉस्टिंग हो जाएगी। किसी भी हम कभी जब भी कोई इंडस्ट्री बनाते हैं उसमें हमको बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, उन सब पेपर वर्क की जो कॉस्ट आती है वो सर्विस कॉस्टिंग में तुम ऐड कर सकते हो। मल्टीपल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जिसमें आपकी इसमें दो या फिर दो से ज्यादा कॉस्टिंग के मेथड इन्वॉल्व हो, ठीक है। मल्टीपल कॉस्टिंग जॉब प्लस कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल कॉस्टिंग कहलाएगा, जॉब प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्लस प्रोसेस मल्टीपल कॉस्टिंग कहलाएगा, ठीक है। अब आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, हमने किसी को बोला कि सर हमको बिल्डिंग बनवानी है, उसने कहा ठीक है सर जी आपका 1 करोड़ रुपया लग जाएगा यहाँ पे, लेकिन बिल्डिंग बनते बनते उस जो खर्चा हमारा आ गया वो आ गया 1,50,00,000। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का किया था लेकिन उसमें कॉस्ट आगे और बढ़ गई, ठीक है। वो होती है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसका तुम होम एग्जांपल ले लो, जब भी आप घर बनाते हो तो उसमें हमने एस्टिमेट किया होता है कि भाई 20-30 लाख में बन जाएगा, बट बनता कितने में है, 50-60 में जाके वो घर बन के खड़ा होता है, ठीक है। तो वो होता है आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्टिंग। फार्म कॉस्टिंग ये एग्रीकल्चर बेसिस पे होती है, इसकी कुछ ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट आपका ये आर्ट है, ठीक है। इन सबको दिमाग में ले आओ। जॉब कॉस्टिंग जॉब से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट किसी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, बैच में बहुत सारे होमोजेनियस गुड्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कैसे जैसे ऑटोमोबाइल, यूनिट में जिसकी हम यूनिट वाइज कॉस्टिंग निकाल सकें वो आपकी यूनिट कॉस्टिंग होती है। सर्विस कॉस्टिंग जो आपके सर्विस पे बेस पे होती है वो आपकी सर्विस कॉस्टिंग होती है, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर भी आप कह सकते हो, हॉस्पिटल के बेड हो गए, तो वो सब इसमें सर्विस कॉस्टिंग में आ जाते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग दो या फिर दो से ज्यादा कॉस्टिंग के मेथड जहां पे यूज हो रहे हैं वो आपकी मल्टीपल कॉस्टिंग होती है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हमने कम क्या किया था लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा आ गया, वो होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फार्म कॉस्टिंग जो आपके एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं वो आपके एग्रीकल्चर कॉस्टिंग होते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। मैंने आपको इसका मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया जिससे कि आप वहां पे जाके लिखाओ, खाली कॉपी ना छोड़ के आओ, ठीक है। उसके बाद
ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई। प्रोसेस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन यहाँ पे वर्ड क्यों आए सबसे पहले ये समझ लो। मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ाया, उसका कुछ ना कुछ इंस्टॉल करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसको हम इंस्टॉल करते कैसे हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, और चांसेस हैं कि इस बार भी आए, तो इसको एक बार रट लेना, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बस ये आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई न्यू सामान या फिर न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जाते हो, आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव पता करना होता है, ठीक है। आप अपना टाइम टेबल बना लो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं कल से इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझको सीए करनी है, मुझको सीए बनना है 10 साल में, 3 साल में, सॉरी। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सीए बनना है। ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग का भी, कॉस्ट सिस्टम का भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हमको फाइंड करना पड़ता है कि हम इसको ला क्यों रहे हैं। सेकंड प्रोसेस, जो आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग टाइम टेबल है, सबसे पहले उसको एनालाइज करोगे कि भाई मैं इस टाइम कितना पढ़ रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अभी हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने वो एनालाइज कर लिया, उसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। पहले मैं 5 घंटे पढ़ रहा था और अब मुझे 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तुमने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर बनाया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर इसका थर्ड स्टेप होता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप, कॉस्ट रेट, डिटरमाइन द कॉस्ट रेट, मतलब कि आपके लैंग्वेज में आपको सीए करने के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए, कौन कौन से मुझे यूट्यूब चैनल या फिर मुझको कहां से कोचिंग लेनी है। ऐसी इसमें क्या होता है कि भैया आपको कॉस्ट रेट डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद आपका ये वाला स्टेप आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम, मतलब कि आपने कॉस्ट ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस का मतलब ये नहीं कि आपने वो लगा दिया, मतलब कि आपने सब कुछ सेट बिठा लिया, आपने सब जितना भी आपको मटेरियल नीड थी आप सब वो ले आए, ठीक है। बता दिया सबको कि अब हम ये करने जा रहे हैं। आपने अपने दोस्तों को बता दिया कि हाँ अब मैं ये करने जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग द कॉस्ट ऑफिस। आपने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है, आपने अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। इसमें आपने कॉस्ट ऑफिस मतलब कि आपने कॉस्ट सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। हमने कॉस्ट सिस्टम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा कि आपको अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट से, ठीक है। आपके केस में आपको अपने सारे सब्जेक्ट के रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। आपको इनकम टैक्स, आपको लॉ, आपको सब कुछ आना चाहिए सीए बनने के लिए। तो आप सबके साथ एक फैमिलियरिटी बनाएंगे, ठीक है। ऑन द सेम वे इसमें आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक है। और आखिर में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने काम बांट दोगे। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो हम अपना टाइम टेबल शेड्यूल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हम इस टाइम ये पढ़ेंगे, इस टाइम ये पढ़ेंगे, और XYZ कुछ भी, इस पे हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो ये था आपका यूनिट 1 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया जिससे कि आप कॉपी खाली ना छोड़ के आओ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूनिट 2 करेंगे विद पास्ट ईयर क्वेश्चन। Okay, so thank you for watching our video. Don't forget to like this video and comment करना मत भूलना। जो भी क्वेश्चन हो आप अपने कमेंट में बता दो, एंड एट द एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।